अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान आज और कल के साथ मैं हूं हिना चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो कोविड-19 की सिचुएशन है। सबसे पहले तो बात की जाए अगर ग्लोबल एफर्ट्स, इंटरनेशनली जो एफर्ट्स की जा रही हैं काउंटर करने के लिए कोविड-19 के साथ, वो किस हद तक कारआमद है। और उसके बाद पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम जो लॉन्च किए गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, उन पर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे उन पर अमल दरामद हो रहा है और क्या गैप है जिसको कवर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि जब स्टार्ट में लॉकडाउन का कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, तो रिलैक्सेशन थी कुछ लॉकडाउन में, लोग कंफ्यूज थे कि घरों से निकले एहतियाती तदाबीर के साथ निकले, लेकिन अभी काफ़ी हद तक दे आर यूज्ड टू ऑफ इट कि किस तरह से एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए घर से निकलना है, अपना काम करना है और घर वापस आना है, और जो गैदरिंग है उसको भी अवॉइड करना है। तो ज़रा लॉकडाउन पर भी बात कर लेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या, ओवरऑल तमाम प्रोविंसेस में किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो आइए मुख्तलिफ एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अब्दुल हमीद लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ ए एक्टिविस्ट फ्रॉम कश्मीर। इनसे लॉकडाउन के हवाले से ही बात करेंगे। फिलहाल सूरत हाल जो इंटरनेशनली है, ग्लोबली क्या एफर्ट्स की जा रही है ग्लोबल लेवल पर, और पाकिस्तान में क्या एफर्ट्स हैं, ये तो हमारे सामने है इनिशिएटिव्स पीएम इमरान खान के भी। तो इनसे डिटेल में पूछ लेते हैं इनकी क्या राय है। सर, बहुत शुक्रिया आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले बात की जाए जो इंटरनेशनल एफर्ट्स की जा रही हैं, अच्छा लोग बहुत परेशान हैं, उनके हवाले से ये सवाल पूछना चाहूँगी मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमें कुछ मैसेजेस रिसीव हुई, कुछ मेल्स रिसीव हुई जिसमें उनका ये कहना था कि वहाँ पर जैसे यूरोप की बात करें, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, मेडिकली दे आर वेरी फिट। चाहे वो उनके जैसे वेंटिलेटर्स की बात की जाए, इक्विपमेंट्स के हवाले से बात की जाए, फिर पाकिस्तान बीइंग ए डेवलपिंग नेशन एफर्ट करने की ज़रूरत है उसको। लोग परेशान हैं, जब वो काबू नहीं पा सके तो हम क्या काबू पाएंगे। पाकिस्तान ने जो लॉकडाउन के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर लोगों के अंदर बताई, शूर उजागर किया, तो ये काबिल तहसीन काम कर रही है, हमारी फ़ौज काम कर रही है, हुकूमत काम कर रही है। उसके बाद मुस्तकीन जो थे या जो लोग घरों के अंदर थे उन तक जो है रिलीफ पहुँचाना एहसास प्रोग्राम के तहत, ये भी काबिल तहसीन है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। हम समझते हैं कि इस वक्त दुनिया इस लपेट में है, इस वबा में है, वहीं वैक्सीनेशन के लिए काम किया जा रहा है। और जहां आप देखें यूरोपियन जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ, तो अल्लाह का फजल है पाकिस्तान के अंदर उस तरह से नहीं हुआ। अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे। यहाँ पर लोग भी अब शूर रखते हैं और सफाई का ख्याल खास रखते हैं। इसी तरह से एहतियाती तदाबीर जो है वो उनको बताई जाती है सोशल मीडिया के ऊपर भी, डिजिटल मीडिया के ऊपर भी। तो लिहाजा यहाँ कंट्रोल में है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान इसको कंट्रोल करने में जल्द कामयाब हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर उसी सिलसिले में उसी ज़िंदगी को हम रवां दवा देखेंगे जो इससे पहले थी। ये जो एफर्ट्स है, कैश एमरजेंसी प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम जो है, टाइगर फोर्स भी है और कोरोना रिलीफ फंड, ये इनिशिएटिव्स अपनी जगह काबिल तारीफ़ हैं। आपके जहन में कोई सजेशन गवर्नमेंट को, कोई और इकदाम हम ले सके गरीब आवाम के लिए, कुछ और प्रोग्राम्स लॉन्च कर सके, लोगों को फैसिलिटेट कर सके जो ऑफिस में नहीं है, और वो खासतौर पे जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, प्राइवेट जगहों पे काम करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में वो घर बैठे हैं, दे आर नॉट हैविंग देयर पे। कोई सजेशन, एनी इन्फॉर्मेशन? फ़िलहाल हुकूमत पाकिस्तान ने जो तदाबीर बताई हैं एहतियाती, उस पर हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर कोई जो है वो सजेशन नहीं हो सकती हैं कि जहाँ यहाँ पर इदारे काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर उनको किट्स फराहम की जाए। तो इसी तरह से लोगों को हर सहूलियत फराहम की जाए जो इससे बचाव में मुमकिन हो सके। वहीं हम इंशाल्लाह देख रहे हैं कि ठीक तरह से जा रहा है, मज़ीद किसी सजेशन की ज़रूरत नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लिहाजा वो अमल करते रहें। जिस तरह से भी हुकूमती इदारों की तरफ से पैगामात आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उन पे अमल करें और इंशाल्लाह हम इस वबा को शिकस्त से दो चार कर लेंगे। अच्छा, चीन की बड़ी कामयाबी रही, कोरोना वायरस का आगाज़ भी वहीं से हुआ और खात्मा टू सम एक्सटेंट भी वहीं पर हुआ सबसे पहले, तो तारीफ भी की जाती है। पाकिस्तान के जो पीएम है वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की जो चीन की कोशिशें थी इस हवाले से, सेफ्टी प्रिकॉशंस पे बड़ी हद तक उन्होंने अमल दरामद किया और काबू पा भी लिया। अब उनकी कुछ 2-3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कामयाब रहा उनका ये पूरा लॉकडाउन। वो ये था कि 14 डे का वो सेल्फ आइसोलेशन और फिर सेल्फ क्वारंटीन का उनका जो एक इकदाम था। फिर उन्होंने ये बात लॉन्च की कि लॉकडाउन होगा, 3 दिनों में उन्होंने ये यकीनी बनाया कि मुकम्मल लॉकडाउन हो चाइना में, वुहान जो उनका सिटी है। अब तीसरी बात ये थी कि उन्होंने एक अस्पताल भी तामीर कराया 10 रोज़ के अंदर। पाकिस्तान को भी इस एफर्ट की तरफ जाने की ज़रूरत है। लॉकडाउन तो हम कर रहे हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी है, वो 14 डेज़ का सेल्फ क्वारंटीन सिस्टम भी है। अब एक अस्पताल की बात रहेगी। ये बात इसलिए पूछूं कि क्या पता अस्पतालों में रश बढ़ गया और बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट आपको अगर इन्फॉर्मेशन इस हवाले से, तो क्या कोई अस्पतालों में, तो आपको लगता है कि हमें कोई और हॉस्पिटल तामीर करना है या इन तरह की एफर्ट्स की तरफ जाना है?
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल के लिए जहाँ और भी चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, तभी सहूलियात फराहम और लोगों को हॉस्पिटल्स तामीर किए जाएँ, वहाँ पर इस तरह के काम किए जाएँ। आप देखें यूरोप के अंदर आज से ही 50 साल के बाद क्या होगा, काम हो रहा है और उसी पे तो लिहाजा यहाँ पर भी हमने शुरू में ही कोई ऐसे काम करने चाहिए। अगर जो हमारे लोग मुहवतन है, मुश्किलात में एक दूसरे के काम आते हैं, तो आज वही चीज़ सामने आया है कि पाकिस्तानी कौम जो है बढ़ चढ़ कर एक दूसरे की मदद कर रही हैं, चाहे वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो, और इस वबा में भी जहाँ हुकूमत पाकिस्तान भी आगे बढ़ रही है, लोग भी आगे बढ़ रहे हैं इसको रोकने के लिए, वहीं हुकूमत पाकिस्तान को, यहाँ के इदारों को चाहिए कि यहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल्स तामीर किए जाएँ, यहाँ से ऐसे जो इदारे तामीर किए जाएँ जिसमें हम आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त सायरा काज़मी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ ए सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। मुख्तलिफ लोगों से मिलना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कांटेक्ट रहता है, तो कोई ऐसा साहिब इस्तात अफराद जो घर में बैठे हैं और आप लोग को देख रहे हैं और दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस टाइम ऑफ नीड, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर वो आप लोग को फंडिंग करना चाहते हैं, आप लोग तक पहुँचे कैसे, और सजेशन क्या है आपको? जिस भी एरिया में हम लोग रह रहे होते हैं, अगर हम कोई बड़ी सोसाइटी में नहीं रह रहे, DHA बहरिया या कुछ और में, तो इसके अलावा हमें पता होता है कि हमारे मोहल्ले में या हमारे रिश्तेदारों में या हमारे जानने वालों में कितने लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम ग्रॉसरी उन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर फील हो, जैसे जब हमने काम शुरू किया, नेशन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जब काम शुरू किया था, तो उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर कोई आपके साथ कंट्रीब्यूट करना भी चाह रहा है तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। एक तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, और दूसरा ये वो काम करना चाह रहे थे लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। तो फिर उसमें हमने ये काम किया था NBO ने, कि हम लोगों ने, मैंने उन्हें ये कहा था कि मैं अपना ड्राइवर भेज दूंगी, आप सिर्फ अपने गेट में आएँ, आप पैसे इन्वेलप में डालें और अपने गेट में फंसा दें, तो मेरा ड्राइवर वहाँ से पिक कर लेगा। तो इस तरह करके हमने उसको मैनेज किया। कि बहुत एक मुश्किल टास्क था, कि इतना मुश्किल टास्क था कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं, कोई और कुछ करना चाहते, दे हैव मनी, लेकिन उनके अपने पास है, वो दे नहीं सकते, उनको डर लगता है कोरोना से। तो ट्रस्ट का एक फैक्टर भी होता है, दे आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट यू। अच्छा, सही लोगों तक हमारी अमाउंट जा रही है पहुंचे। मेरा जो ट्रस्ट का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा नहीं हुआ। चूँकि मेरा डायरेक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन एंड माई सेल्फ, तो मैंने जितने लोगों से कांटेक्ट किया उन सब ने मुझे डोनेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चूँकि बहरिया इनक्लेव से शुरू किया था जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो मेरे सारे रेजिडेंट्स ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, और तरीकाकार यही था कि वो अपने दरवाजे में फंसा देते थे और ड्राइवर जाके इन्वेलप ले आता था, और मैं जो रसीद है मैं उनको व्हाट्सएप कर देती थी। अब मनी तो रिसीव कर ली आपने, अब काम कैसे हो रहा है उस पर? घर घर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? टारगेटेड एरिया कौन सा है? कितने लोग अभी तक आप लोगों ने कवर कर लिया? अच्छा, हम एक हमारे पास मनी आ गई, पहले हमने खुद से स्टार्ट किया, फिर लोगों ने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया। अब अगला स्टेप था कि देना किन लोगों को है, और ये मनी कलेक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था कि आइडेंटिफाई द राइट पीपल, कि आपने किसको देना है, कौन ज़्यादा डिज़र्व करता है। उसके लिए हमने लोकल एरियाज़ में से लोगों की लिस्टें मंगवाई, और जिनको हम जानते थे हमने इस तरह किया कि फॉर एग्जांपल हमने तुमैर में काम किया, तो तुमैर का एक लोकल बंदा हमने ढूंढा, और उस लोकल बंदे ने हमें लिस्ट दी, और उस लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए हमारी 2 लोगों की टीम गई। घर घर जाके उन्होंने पता किया कि वाकई ये डेली वेजेस वाले थे, आप डेली वेजेस वाले थे, आप कहाँ काम करते थे, आपकी कितनी इनकम थी। आप जैसे लोग जो हेल्प कर रहे हैं, ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी वहीं पर लोग करते हैं। वो कहते हैं एक दफ़ा 1 महीने का राशन तो आपने दे दिया, बाकी महीने कौन देगा उन्हें? तो वो आप लोग उसको भी मद्देनजर रखते हैं उस चीज़ को? हम लोगों ने बेसिकली एक डिज़ास्टर ग्रुप बनाया था, और वो था NBO डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि वी आर डीलिंग विद द क्राइसिस, ठीक है। और इस वक्त कंडीशन ये थी, इट्स नॉट अबाउट द पाकिस्तान, आप पूरी दुनिया देख लें, अमेरिका जो जिसको सुपर पावर कहते हैं, बरतानिया देखें, चाइना देखें, करें, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे लोग मिलके करें। जहाँ तक रही तनकीद की बात, तनकीद जो है वो होती है, और इस दफ़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है। जब आप फील्ड में निकलते हैं, आप बहुत ज़्यादा बातें सुनते हैं और आपको सुननी पड़ती हैं ये बातें, तो उसमें हमने कुछ लोग इस तरह के आइडेंटिफाई किए हैं कि जिनका हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ऑब्वियसली हमने
16 एरिया क्लियर कर चुके हैं। कल हमारा 16 जगह थी जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो हम 1600 को तो मंथली नहीं दे सकते, ये हमारे लिए भी एक मुश्किल होगा। लेकिन उसमें से हमने कुछ लोग निकाल लिए हैं कि जिनकी ज़रूरत, फॉर एग्जांपल कोई लेट बेवा हैं, उनका कोई इनकम नहीं है, अब हमारे पास डेटा आ गया, तो वी विल ट्राई टू मैनेज कि हम उनको पूरे महीने का अगर ना दें तो कुछ ना कुछ उनके घर में हम पहुँचा सकें। आटा चावल पहुँचा दें, ऑयल बेसिक नीड्स हम उनके घर पहुँचा दें। हम रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह इस पर काम हम कर रहे हैं। डॉक्टर हसन अरूज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे सिचुएशन क्या है इस्लामाबाद में और केसेस कितने डायग्नोज हो गए हैं, हलाकतें कितनी आई हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि दुनिया से कंपेयर किया जाए ग्लोबल लेवल पर तो हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं, हलाकतें भी कम हैं और लोग इफेक्ट भी कम हुए हैं। सर सबसे पहले तो यही बताते हैं, उन्हें लाइटर नोट, बात खुशी की है कि पाकिस्तान में केसेस कम आए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये खुशी की बात है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान, अगर पैटर्न आप दुनिया का देखें तो पाकिस्तान में जो केसेस इंक्रीज होने की तादाद है वो बहुत बतदरीज है। इट इज सॉर्ट ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल। इसमें एक स्टैटिस्टिक्स होती है जिसको हम कहते हैं डबलिंग टाइम। पाकिस्तान में डबलिंग टाइम ज़्यादा है। आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ पॉजिटिव कि पाकिस्तान में केसेस, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अब क्लस्टर ग्रुप से निकल के केसेस आम पॉपुलेशन में भी आ गए हैं और हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि यहाँ मज़ीद केसेस नहीं आएंगे। केसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे यहाँ। सर अगर मैपिंग के हवाले से पूछूं, क्योंकि जब भी हम किसी मसले पर बात करते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए डाटा होना बहुत ज़रूरी है, ऑथेंटिक डाटा कि कितने लोग मुतासिर हुए हैं, किस एज ग्रुप से उनका ताल्लुक है। तो एक प्रेस ब्रीफिंग भी मैं सुन रही थी और वो खुसूसी मामले से जो है उन्होंने ये कहा, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने, उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान में एक इंटरेस्टिंग फिगर ये सामने आया है कि बाकी दुनिया की कंपैरिजन में जो एज फैक्टर है वो यंगस्टर्स का पाकिस्तान में ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड सिटीजन्स। तो पाकिस्तान का ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि यंगस्टर ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, ये नया स्टैटिस्टिक्स है, दुनिया में ये नहीं देखा गया। आपका क्या कहना है, केसेस में एज ग्रुप कितना है मेजॉरिटी? पाकिस्तान में एक चीज़ आपको ज़ेरे गौर रखनी पड़ेगी कि 60-63% जो पॉपुलेशन है वो यंग एज ग्रुप की है। इस एज ग्रुप में जाहिर है जो भी वबा होगी, जो बीमारी होगी, जो तकसीम होगी, वो जो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो उसी में ही इफ़ेक्ट करेगी। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं वो 29 यानी 30 साल की उम्र से लेके 59 यानी 55-60 साल की उम्र तक के एज ब्रैकेट में आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एज ग्रुप जो है, 59 इतनी यंग एज ग्रुप तो नहीं है, लेकिन WHO की डेफिनेशन के तहत ये ओल्ड एज भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इस एज ग्रुप में है। और वो एक और पॉजिटिव नोट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यंग एज ग्रुप में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, क़ुव्वत मुदाफ़क़त ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये बीमारी सारे का सारा खेल जो है ये इम्यूनिटी का है। इट्स ऑल योर इंटरनल, आप उसको रेजिस्ट किस तरह करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं देखने के लिए, जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी है। बिल्कुल, उस पॉजिटिविटी को देखते हुए हम जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार भी कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर बात की जाए तो यूरोप और एशिया सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, हलाकतें भी वहाँ पर हुई, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काबिल तारीफ़ है वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशन जिसमें पाकिस्तान भी आता है। लेकिन WHO की वेबसाइट पर यकीन किया जाए, उन्हीं की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे हम भी ट्रांसमिशन के जरिए यही कहते हैं कि सोशल मीडिया पर वेरियस जो मैसेजेस हैं उस पर यकीन ना किया जाए, बल्कि गो फॉर दैट ऑथेंटिक वेबसाइट जो कि WHO की है। वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक जब आप टेम्परेचर वेरिएशन की बात करते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर टेम्परेचर डिफरेंट है, ब्रीड का कोई जेनेटिक ब्रीड का कोई डिफरेंस है लोगों में, और इसी वजह से जो है वायरस की साख्त जो है, जो नोयत है, वो हर मुल्क में मुख्तलिफ है। तो उन्होंने आंसर किया कि टेम्परेचर डजंट मैटर, गर्म है या सर्द है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये वायरस जो है ना, अभी 3-4 महीने इसकी एज है। इस वायरस के बारे में कोई चीज़ हतमी तौर पे कहना ज़रा कबल अज़ वक्त है। और आप अगर इस वायरस के बारे में कोई चीज़, कोई भी शख्स दुनिया में ये कह रहा है कि ये मैं बहुत ऑथेंटिकली कह रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है। इसके बारे में रिसर्च हो रही है। रिसर्च 2 किस्म की होती हैं। एक होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, यानी आपने इस वक्त, इस पॉइंट इन टाइम पे जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको आपने देख लिया।
दूसरे टाइम लीनियर होती है। टाइम लीनियर से मुराद है आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आप ऑब्जर्व करते रहते हो कि ये बीमारी, ये जरासीम किस तरह बिहेव करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक मुस्तनद बात कहने के लिए हमको कम से कम 6 से 8 से 10 महीने चाहिए हैं हर हालत में। However, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि ये बीमारी किस मौसम में फूटी, किन मुल्कों में फूटी, ये ऑब्जर्वेशन है। और वो तमाम के तमाम सर्द महीने थे। दिसंबर में आपको कोविड-19 इसी वास्ते कहलाता है कि ये दिसंबर में आई, और ये तमाम उन ममालिक में आई जो यूरोपियन कंट्रीज और चाइना का वो जगह जो सर्द है, यानी इटली, स्पेन, जर्मनी, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अफ्रीका में बहुत कम रिपोर्टेड केसेस हैं। एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसे कहते हैं, उसके तहत तो आप कह सकते हैं कि ये बीमारी जो है इसका टेम्परेचर से बिल्कुल ताल्लुक है और ये गर्म इलाकों की बीमारी नहीं लग रही है अभी तक। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, ये कबलस वक्त है, और हतमी चीज हम कह पाएंगे 1 साल बाद कि ये बीमारी किस तरह, कोविड-19 के जरासीम किस तरह बिहेव करते हैं। सर, बीइंग ए डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन हु हैज नाउ रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19, हाउ मच चांसेस ही हैज नाउ अगेन अफेक्ट फ्रॉम दैट वायरस? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक असूल, बीमारी आपके किसी आदमी के अंदर चली जाती है ना, तो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, वाइट ब्लड सेल्स बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला उन सेल्स के जरिए आपके जिस्म में इम्यूनिटी भी दाखिल कर देता है, यानी कुव्वत मुदाफ़ियत दाखिल हो जाती है। तो एक बार आपका अगर एक्सपोजर, जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना, एक्सपोजर हो गया हो, तो आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत रहती है, वो सारी उम्र रहती है, अनलेस कि वो जरासीम अपना शक्ल बदल के ना दोबारा दाखिल हो जाए। मिसाल के तौर पे डेंगू के 4 किस्म के जरासीम हैं, तो अगर आपने एक के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत ले ली तो दूसरे के खिलाफ नहीं आपके जिस्म में मौजूद है। अगले साल अगर दूसरे किस्म का जरासीम आपको अटैक करेगा तो आपको दोबारा भी डेंगू हो सकता है। लेकिन कोविड-19 के अभी तक 2 किस्म के जरासीम सामने आए हैं। हमें देखना पड़ेगा कि ये इसकी कुव्वत मुदाफ़त कैसी रहती है आगे आने वाले दिनों में। सर, कुछ अमेरिकन रिसर्च पेपर्स स्टडी कर रही थी मैं, और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि वैक्सीन के हवाले से बात करें तो सबका कहना ये है कि 1-1.5 साल से ज़्यादा का अरसा लग सकता है। तो अब जब रिसर्च पेपर में ये चीज़ लिखी हुई थी कि जो वैक्सीन है वो काम कैसे करती है, तो देयर वाज अ टर्मिनोलॉजी देयर, दे यूज दैट टर्मिनोलॉजी म्यूटेशन पीरियड, कि हमें ये देखना है कि जो कोविड-19 है, जो वायरस है, उसमें म्यूटेशन के कितने चांसेस है, कितनी जल्दी वो म्यूटेट करता है, क्योंकि जब वैक्सीन अंदर जाता है बॉडी के, वो एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है, तो कितने चांसेस हैं कि वो अपनी साख्त बदल लेता है और फिर वैक्सीन का फ़ायदा नहीं रहता। तो ये टर्मिनोलॉजी है क्या? ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए मज़ीद इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? जी, म्यूटेशन का मतलब है तब्दीली लाना। म्यूटेशन हर वक्त हो रही है, हर जानदार चीज़ में म्यूटेशन हो रही है। इंसान में भी म्यूटेशन के तहत काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इसी तरह जो भी चीज़ जरासीम की फॉर्म में मौजूद है या ज़िंदा फॉर्म में मौजूद है, उसमें तब्दीली आती है। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके अंदर जो एक प्रोटीन की लेयर है, उसमें तब्दीली आ सकती है। उसके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं, सेल्स में छोटे छोटे खलिए जो मौजूद हैं। अच्छा, अब जो म्यूटेशन होती है तो उस वायरस या उस जरासीम की जो ताकत है वो भी तब्दील हो सकती है। जिस तरह वो बीमारी कॉज करता है, उसकी ज़्यादा ताकत है, उसकी कम ताकत रह जाती है। तो म्यूटेशन एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है कि म्यूटेशन से अगर कोई जरासीम ताकत पकड़ता है तो वो कमज़ोर भी हो सकता है। और एक और पॉजिटिव चीज़ है, आज पॉजिटिविटी का शायद दिन है, वो ये है कि जब एक जरासीम दुनिया में अपीयर होता है तो उसकी विरुलेंस, यानी उसकी ताकत की बीमारी कॉज करने की बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, लोगों में इम्यूनिटी भी हो जाती है और उसके अपने अंदर जो तब्दीली आती है, वो बीमारी पैदा करने की ताकत भी कम हो सकती है। तो इंशाल्लाह ये हमें रिसर्च के बाद 1 साल में काफ़ी चीज़ें।
बीइंग ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप दौरा भी करते होंगे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का, स्टाफ से भी मिलते होंगे, उनकी किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कुछ वीडियो सामने आई सोशल मीडिया पर, क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह होता है, जहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं तो लोगों के कुछ एतराज़ात भी सामने आते हैं, ये तो हम सबको मालूम है और हम ही उन्हीं एतराज़ात को आपके साथ बैठ के क्लियर भी करते हैं। मेडिकल किट्स के हवाले से बात आई कि प्रोवाइड नहीं की जा रही और फ्रंट फुट पे हैं हम, हमें तो ये चीज़ें चाहिए, वी नीड दीज थिंग्स, तो उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, आप लोगों ने किस तरह से कवर किया है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, उनके लिए स्पेशल चीज़ें क्या है जो अनाउंस की गई हैं? जी देखें, आपको तो इल्म है कि दुनिया में खौफ व हिरास है और फ्रंट लाइन में तो जो नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हाउसकीपिंग जो उस पेशेंट की केयर करता है, उसके कमरे की सफाई सुथराई करता है, तो वो तमाम लोग एट रिस्क हैं। अच्छा, एक तरफ एक खौफ व हिरास है कि ये जरासीम किसी को भी लग सकता है, दूसरी तरफ उस खौफ व हिरास को कम करने के लिए जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वो होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको इस बात का भी इल्म है कि पूरी दुनिया में इस वक्त पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कमी हो गई है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कि पाकिस्तान ने बुरा नहीं परफॉर्म किया बल्कि बेहतर परफॉर्म किया है। वो मैं इस सेंस से आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही पहला केस चीन में आया है, हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटजीज़, हमारे एक्शंस सब तय हो चुके थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कि हवाई जहाज़ जब उतरेगा एयरपोर्ट पे तो हमने क्या करना है, किस तरह टेस्ट करना है मुसाफिरों को, हमने क्वारंटीन्स किस तरह बनाने हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में क्या कुछ होना चाहिए। एक गैप एनालिसिस भी कर चुके थे कि गैप्स क्या मौजूद हैं और उन गैप्स को पुर करने के लिए हमें क्या इक़दामात उठाने हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है, हमारी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ ने इस्लामाबाद में बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। सर्वेलेंस, कम्युनिटी में जाकर टीमों को बांटना, एक एक घर में जाना, उनसे पूछना कि वहाँ कोई ऐसा शख्स है जिसकी अलामतें ऐसी हैं जो कोविड-19 से मिलती हैं, फिर उनको अलहदा करना। ये तमाम वो इक़दामात हैं जो शो करता है कि आप एक डिज़ास्टर या इमरजेंसी से निमटने के लिए आप तैयारी कर रहे थे। एक चीज़ असूल याद रखें कि इमरजेंसी जितनी भी बड़ी हो, अगर आपकी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है तो वो इमरजेंसी नहीं रहती, और इमरजेंसी जितनी भी छोटी हो, अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो वो एक छोटी सी भी चीज़ इमरजेंसी बन जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रिपेयर्डनेस बेहतर रही है। सर, इन ए पर्सनल कैपेसिटी मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, मुझे बड़ी परेशान करती है एक चीज़, सवालिया निशान होता है मेरे जहन में, जैसे थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम है एयरपोर्ट पर, कोई अब आता हिस्ट्री के साथ आया है तो फॉर दैट टाइम उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, लेकिन अगर इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं हुआ उसको वायरस और वो घर भेज दिया जाता है, 14 डेज क्वारंटीन घर में रहता है, वो अपने आप को आइसोलेट करके रखता है, लेकिन तब सिम्टम्स नहीं होते, वो टेस्ट भी नहीं करवाता कि एट दैट टाइम तो मुझ में कोई सिम्टम नहीं था। इसी तरह से किसी एक बंदे को वायरस होता है और वो दूसरे बंदे से मिलता है, हैंडशेक करता है, बात करता है, उसके मुंह पे छींकता है, घर आकर मुझे पता चलता है कि दैट पर्सन वाज इन्फेक्टेड फ्रॉम द कोविड-19, लेकिन मैं उसी वक्त टेस्ट करवा लेती हूँ और टेस्ट क्लियर आता है, नेगेटिव आता है। तो कितनी देर में इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि मुझे ये बात क्लियर हो कि टेस्ट कितने दिनों बाद करवाना है तो मुझे पता चले, मैं उस नेगेटिव पे खुश ना हो जाऊँ। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। ऐसा है कि किसी आदमी को टेस्ट करवाने के किसी लम्हे बाद भी बीमारी लग सकती है, लेकिन हमें रिस्क्स देखने होते हैं। एक आदमी जो ट्रैवल करके आया है, इसका मतलब उसका एक्सपोजर हुआ है, उसका जो एक्सपोजर हुआ है तो वो उस एक्सपोजर के फ़ौरन बाद जो टेस्ट करवाया जाए वो मोस्ट, देखें प्रोबेबिलिटीज़ पे दुनिया चलती है। हम ये तो नहीं कर सकते कि एक आदमी का रोज़ाना टेस्ट करवाना शुरू कर दें। दुनिया में कोई भी कंट्री जो है वो इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो आप उसके आने के बाद टेस्ट करवाते हैं, फिर 14 दिन क्वारंटीन में रखने के बाद जब उसको आप क्लियर करार देते हैं तो फिर आप दोबारा टेस्ट करवाते हैं, और उसके 1-2 दिन बाद तक आप टेस्ट करवाते रहते हैं ताकि हमें ये 100% यकीन हो जाए कि ये आदमी नेगेटिव है। सो
ये टेस्ट जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन तक है। जो आदमी 14 दिन क्वारंटीन में रह गया हो, ट्रेवल करने के बाद आया हो, या जिसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ हो, वो 14वें दिन अपना टेस्ट करवाए, फिर तो फिर फिक्र की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात करवाई हेल्थ ऑफिसर से, एक्सपर्ट से, उनका क्या कहना है कि किस तरह से पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है टू काउंटर दैट कोविड-19। तो इंडिविजुअल लेवल पर आप भी अपनी एफर्ट को जारी रखिए, जो गवर्नमेंट के इकदाम हैं अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। देखिए अपने करीब, अपने मोहल्ले में, अपने आस-पास अगर कोई गरीब, कोई मुस्तहिक अफराद है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। गवर्नमेंट के एफर्ट्स के साथ इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप ज़रूर हिस्सा डालें। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। हिना चौधरी को अपनी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।